हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास में एसएसटी की पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, चिले किस महाद्वीप में है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है दक्षिणी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इराक कब स्वतंत्र हुआ? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 1932 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेक्सिको कब स्वतंत्र हुआ? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1930 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो प्रावधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं? पहली बात कि भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, सर्वधर्म समभाव की नीति के अनुसार जो है भारत चलता है। सभी धर्मों को इक्वल इम्पोर्टेंस यहाँ पर दी जाती है। अगला पॉइंट कहता है कि राज्य जो है कोई भी टैक्स जो है यहाँ पर नहीं लगा सकता जिसको किसी विशेष धर्म के प्रचार पर खर्च किया जाए, यानी कि इंडिया में जो है किसी प्रकार का कोई टैक्स जो है वो धर्म को लेकर नहीं लगाया जाता है। अगला है हमारा, चुनाव घोषणा पत्र क्या है, इसके महत्व क्या है? मैनिफेस्टो बेसिकली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो है उसके कार्यक्रम ऑब्जेक्टिव को जानने का एक तरीका है कि उसकी नीतियाँ कैसी हैं। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो मतदाता को जो है यह निर्णय लेने में आसानी होती है कि किस पार्टी की जो नीतियां हैं उसके हित में है और या राष्ट्र हित में है, और उसकी नीति और कार्यक्रमों के बारे में उसको पता चलता है। अगला है हमारा, संसद क्या है, इसके दो कार्य लिखें। किसी भी राष्ट्र में जो है निर्वाचित सदस्यों की एक सभा जो है वो पाई जाती है। नाम जो वहाँ पर डिफरेंट हो सकते हैं, जिसे हम राष्ट्रीय सभा कह रहे हैं। राज्य स्तर पर अगर हम बात करें तो वो है विधानसभा। कार्यों की अगर हम बात करें तो विधानसभा जो बेसिकली कानून बनाती है, नए कानूनों का निर्माण करती है, पुराने में संशोधन करती है, और जो कानून समाप्त करने का कार्य है वो भी विधानसभा के द्वारा ही किया जाता है। अगला है हमारा, सरकार के हर पैसे पर जो है संसद का नियंत्रण होता है। इसकी मंजूरी के बिना देश में कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता। अगला है हमारा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि न्यायालय जो है अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार जो है कोई भी अदर विधायिका या कार्यपालिका जो है न्यायालय पर विशेष दबाव बनाकर उसे अपने हित में निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। न्यायपालिका को जो है पूरी स्वतंत्रता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनका जो है वो चयन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके संबंध में जो है कार्यपालिका और विधानपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उनको जो है उचित वेतन और भत्ते प्रदान किए जाते हैं, जिसके कारण उनको लोभ या लालच देना मुश्किल है। और उसके अलावा उसको पद से हटाने के लिए भी जो है कठिन प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसके कारण जो है न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इसलिए और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो न्यायालय को न्यायिक सक्रियता का भी जो वर्तमान समय में जो है वो अधिकार प्राप्त है। संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायालय जो है वो कार्य करता है, और सरकार के द्वारा बनाए गए गलत कार्यक्रम, नीति एवं जो कानून हैं उनको निरस्त करने का कार्य भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। यानी न्यायालय जो है वो स्वतंत्रता उसे पूरी तरह से प्राप्त है और संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायालय कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया तो भाग 3 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान समय इसकी संख्या जो है वो 6 है, क्योंकि इसके एक जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे यहाँ से हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों की सूची से। अब वह केवल एक कानूनी अधिकार है अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट है, फर्स्ट हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। अनुच्छेद 14 जो है घोषणा करता है कि सभी व्यक्ति समान है राज्य के समक्ष, किसी प्रकार का कोई उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 घोषणा करता है कि व्यक्तियों के साथ जो है धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में रोजगार में अवसर की समानता की बात की गई है, जिसके अंतर्गत जो है और उसके साथ ही अगर हम बात करें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, छुआछूत का अंत है। और 18 जो है वो पूरी तरह से घोषणा करता है उपाधियों के अंत की, लेकिन 2 फील्ड ऐसे हैं जहां पर उपाधियों का अंत नहीं है, यानी कि सैनिक और जो शिक्षा का क्षेत्र है वहां पर उपाधियां दी जा सकती हैं। अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्ति जो है किसी भी इंडिया में कहीं भी आवास करने, घूमने फिरने या फिर वहाँ पर रोजगार को अपनाने या फिर संघ बनाने या किसी भी समुदाय
का हिस्सा बनने और विचार अभिव्यक्ति करने की पूर्ण उसको स्वतंत्रता है। अगला है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। व्यक्ति जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है किसी भी धर्म को अपनाकर उसका पूजा पाठ कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगला है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णन किया गया है। इसमें मानव के क्रय विक्रय, बेगार और जबरन कार्य जो उन बच्चे जो हैं 14 वर्ष से कम एज के, उन पर जो है खतरे वाले कार्य करने से, कारखानों में काम करने से रोक लगाई गई है। अगला है हमारा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में इनका वर्णन है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक नागरिक जो हैं उनको अपनी संस्थाएं चलाने और अपनी भाषा और संस्कृति के विकास करने के लिए जो है पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी और राज्य को जो है इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों ऊपर जो अधिकार दिए गए हैं उन सभी अधिकारों का हनन होने की स्थिति में व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में याचिका सीधे दायर कर सकते हैं, जबकि अन्य जो कोई भी विवाद है उसमें सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में ऐसा कर सकते हैं। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश अधिकार, प्रच्छा, उत्प्रेषण लेख जो हैं ये सभी प्रदान किए गए हैं। और इसके तहत अगर हम बात करें, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं उन्होंने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। आगे चलते हैं। आगे हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? आंसर होगा हमारा उड़ीसा से। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। अगला है हमारा निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है तापी नदी। अगला है हमारा जनसंख्या घनत्व की परिभाषा दीजिए। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अगला है हमारा भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? जब शीत ऋतु है तो भारत में उत्तर पश्चिम जो एरिया है वहाँ पर वायु दाब अधिक है, जबकि हिंद महासागर में कम है। जो पवनें हैं वो उत्तर पश्चिम में हिंद महासागर की ओर चलती हैं। गर्मियों में इसकी स्थिति उलट हो जाती है। समुद्र में वायु दाब अधिक और उत्तर में जो है कम होता है। इस ऋतु में पवनें समुद्र से स्थल की ओर आती हैं और इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी जो परिवर्तन है वो होता रहता है। अगला है हमारा भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का वर्णन कीजिए। ये वन जो है बेसिकली 200 सेंटीमीटर से जो अधिक है वहाँ पर पाए जाते हैं वर्षा जहाँ होगी। और यहाँ पर जलवायु की अगर हम बात करें तो वो होगी गर्म और आर्द्र। इसके साथ ही यहाँ पर क्या है 60 मीटर जो है वो इनकी लंबाई या इससे अधिक भी हो सकती है। इसे हम सदाबहार वन कहते हैं। अगला है हमारा प्रदेश की बात करें तो इस प्रकार के वन पश्चिम घाट के जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, असम के ऊपरी भाग और लक्षद्वीप जो है वहाँ पर। अगला है प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? तो यहाँ पर वृक्ष की बात की अगर तो यहाँ पर है आबनूस, मोहगिरी और रबड़, सिनकोना और रोजवुड। अगला है हमारा जीव जंतु की बात करें अगर हम, इन वनों में जो है हाथी, बंदर, लेमूर, हिरण जो है ये पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पक्षी, चमगादड़ और रेंगने वाले कीड़े भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 किशोर जनसंख्या पर टिप्पणी करें। इसके तहत कौन कौन से प्रावधान जो है वो किए गए हैं उसके बारे में बताया गया है कि पोषण की आवश्यकताओं के अनुरूप जो है किशोरों के लिए व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिसके द्वारा जो है पोषक तत्व जो है उन्हें आहार से पूरे तरह से प्राप्त हो सकें। बाल विवाह कानूनों को सुदृढ़ रोकना भी जो है इस नीति का ही एक पूरी तरीके से हिस्सा है और अदर पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अगला है हमारा भारत के रेखा मानचित्र पर दर्शाइए। अर्थशास्त्र में है हमारे क्वेश्चंस। लक्षित सार्वजनिक प्रणाली कब लागू की गई? 1997। अगला हमारा किसी फसल के लिए पहले से घोषित कीमत कहलाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि MSP की बात हो रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला हमारा विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार
प्रतिदिन कितने डॉलर से कम कमाने वाले व्यक्ति जो है निर्धनता की श्रेणी में आते हैं? आंसर हमारा 1। अगला है हमारा निर्धनता रेखा का आकलन का सर्वेक्षण कौन करता है? NSSO। प्राथमिक क्षेत्र में किस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं? इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन जैसे क्रियाएं जो की जाती है। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? आर्थिक क्रियाएं वेतन और लाभ के लिए की जाती हैं, उनमें सेवा सहित अन्य वस्तुओं का उत्पादन भी शामिल होता है और पारिश्रमिक प्राप्त होता है। जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो स्वउपयोग के लिए की जाती हैं, इनसे आय जो है वो प्राप्त नहीं होती और उनके बदले पारिश्रमिक भी जो है वो नहीं मिलता है। बेरोजगारी किसे कहते हैं? भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी का टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो है, जब प्रशिक्षित लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम जो है वो नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? बेरोजगारी। टाइप क्या क्या है? पहला है हमारा प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी, ऐसी स्थिति जिस कार्य में जितने लोगों की आवश्यकता है उससे अधिक जो है व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाते हैं। इसमें कृषि क्षेत्र जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैक्सिमम जो बेरोजगारी है वो यहीं पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगली हमारी ढांचागत बेरोजगारी, जब किसी अर्थव्यवस्था में सभी मजदूरों को नौकरी देने के लिए पूंजी के साधन उपलब्ध नहीं होते तो उसे हम ढांचागत बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो कई बार लोगों को कुछ समय में ही जो है विशेष टाइम जो है उनको कार्य मिलता है, बाकी समय नहीं मिल पाता, इसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ पर जो है मैक्सिमम कृषि जो एरिया होगा यहाँ पर ये बेरोजगारी पाई जाती है। मौसम के अकॉर्डिंग, जलवायु के अकॉर्डिंग जो है उन्हें रोजगार प्राप्त होता है, बाकी समय वो खाली बैठे रहते हैं। अगली हमारी तकनीकी बेरोजगारी, जब किन्हीं तकनीकी कारणों से उत्पादन में परिवर्तन होने के कारण कुछ समय के लिए लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उसे तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। परिस्थितिजन्य बेरोजगारी, पूंजीवादी व्यवस्था जो है वहाँ पर इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जब वस्तुओं की मांग कम हो जाती है तो यह अवस्था उत्पन्न होती है।